लैंडमार्क वर्डिक्ट टुडे गिवन बाय सुप्रीम, यस्टरडे गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। यह एक लैंडमार्क वर्डिक्ट है जो कि मजहर समझिएगा इस केस को। पहला सबसे फर्स्ट थिंग, इट्स अ रिव्यू ऑफ ओल्ड केस। ठीक है, रिव्यू में क्या होता है, लेट मी टेल यू वन थिंग। सो पहले का अगर कोई केस है, से 5 जजेस का बेंच है, तो उसको रिव्यू जो करेगा वो 7 जजेस का करेगा, 7 जज वाले को 9 जजेस का करेंगे, सो दैट कि अगर उसको ओवरराइड किया गया, उस जजमेंट को हटाया गया, सो क्योंकि बड़ा बेंच है, सो दे हैव द पावर टू डू सो। ओके, सो सबसे पहले क्या, पहले ये समझिए व्हाट एग्जैक्टली द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। 2-3 जो टर्म है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वन इज स्टेयर डेसाइडिस, आई विल डिस्कस व्हाट डज इट मीन। Second is two-fold test, two-fold test. Third is directly Article 105 and 194. तो पहले समझिए what exactly Supreme Court has said. Good afternoon Alka, good afternoon Avinash, good afternoon Ajit. Coming to this, taking away privilege. A look at the observations. A look at the observation made by the 7-judge bench. तो पहले का एक केस बताता हूं क्या हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव केस इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीवी नरसिम्हा राव केस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड झारखंड मुक्ति मोर्चा केस, ब्राइबरी केस, और मजहर एक इस केस को और भी कहते हैं व्हाट यू कॉल वोट फॉर मनी केस, एंड देयर आर 3 इंपॉर्टेंट। तो हाँ, 4th इज शिबू सोरेन केस, बिकॉज शिबू सोरेन जो उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमपी थे, इट वॉज ही हु टुक मनी, ब्राइब लिया था, एंड द मैटर इज टू सुप्रीम कोर्ट। पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था अपोजिशन में, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में वोट देने के लिए ऐसा बोला जाता है दैट शिबू सोरेन रिसीव्ड मनी फ्रॉम देन गवर्नमेंट। तो वो केस था, that case was divided by that case was decided by 5 judges bench, 5 जज की बेंच थी, and then they decided yes, सीता सोरेन वाला जो है ना बाबू, वो 2011-12 का केस है। ओरिजिनल जो केस था वो था शिबू सोरेन का केस, नॉट ऑफ सीता सोरेन। ओरिजिनल केस जो हुआ था पीवी नरसिम्हा राव, और उसमें जो जजमेंट आया था दैट वाज नॉट ऑफ सीता सोरेन वेदी। सीता सोरेन का तो ये रिसेंट में तब उसी केस में रिव्यू हुआ है। ओके, सो कमिंग टू दैट, वहां आऊंगा, पहले समझो आगे कि क्या एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इन दैट वर्डिक्ट। ढंग से समझो, जेएमएम ब्राइबरी केस विच इज ऑल्सो नोन एज शिबू सोरेन केस, पीवी नरसिम्हा राव केस, ग्रांटिंग लॉ मेकर इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर ब्राइबरी। जो अगर आपने ब्राइबरी लिया है मजहर, इफ यू हैव टेकन मनी फ्रॉम देम, सो यू आर ग्रांटेड इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, बिकॉज सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स यू सर्टेन इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है लॉ मेकर्स को। हेलो जनता लोग, कहां किस आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंटेरियंस एंड एमएलएज हैव बीन गिवन इम्यूनिटी? आर्टिकल 105, 194। अभी मैं डिस्कस करूंगा, वेट करो, कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे, ठीक है, सुनो पूरी बात। हैड वाइड रेमिफिकेशंस ऑन पब्लिक, रीतिका आंसर नहीं आ रहा है आज, वेदी जोश में नहीं हो क्या? ओके, सो पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पहले ये समझो, अ क्लेम ऑफ इम्यूनिटी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, शुड फुलफिल द टू-फोल्ड टेस्ट। टू-फोल्ड टेस्ट किसके अंदर बताऊंगा, 105 के अंदर। कौन कौन सा टू-फोल्ड टेस्ट है, आई विल बी रिवीलिंग इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। समझो आगे, the offense of bribery is complete at the point when the legislator accepts the bribe. Supreme Court ने क्या बोला कि the moment you take bribe, it doesn't matter whether you have voted or you have not voted. Bribe जैसे ही आपने लिया, the offense is complete. It doesn't matter कि अब आप उसके पक्ष में, जिससे आपने पैसे लिए, उसके पक्ष में आपने yes good very nice Roman, उसके पक्ष में आपने वोट किया है या नहीं किया है, so it becomes immaterial. ठीक है, कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, पहले समझो, इसको अच्छे से समझना है एक एक चीज को। 7 जज बेंच ओवररूल्स जेएमएम ब्राइबरी केस जजमेंट। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट को आपको ओवररूल करने के लिए यू नीड लार्जर बेंचेज। तो 5 जजेस का बेंच को 7 जज करते हैं, 7 को 9 करते हैं। एनी रीजन डू यू थिंक कि क्यों ये 5 जज होता है, 7 होता है, 9 होता है, 6 नहीं होता है, 8 नहीं होता है?
गुड. इन ऑर्डर टू गेट द मेजोरिटी ओपिनियन, 6 में चांस रहेगा 3-3, फिर से एक नया जजमेंट, नया बेंच बनाओ. 8 में 4-4, फिर से एक नया बेंच बनाओ. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन. तो पहले समझो क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट, और जो टर्म मैं बताऊंगा स्टेयर्स, डिसाइसिस, ये सब, वो सब टर्म समझ लीजिएगा क्या एग्जैक्टली इट मींस. ठीक है. सो 7 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का जो है बोलता है, ढंग से समझिए एक एक लाइन को. पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और इम्यूनिटी विल नॉट प्रोटेक्ट legislators who take bribe to vote or speak in parliament from criminal prosecution. मतलब the moment you have taken illegal gratification जो आप करते हैं, bribe लिए, so under article 105 you cannot claim immunity. वेदी सीता सरन का जो आपने नाम लिया, सो सीता सरन एक्चुअली क्लेम दिस इम्यूनिटी कि अंडर आर्टिकल 105 इवन इफ शी टुक मनी देन आल्सो शी एंजॉयज इम्यूनिटी, शी इज प्रोटेक्टेड बाय द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज. कोई दिक्कत? कमिंग टू नेक्स्ट, द यूनानिमस वर्डिक्ट. यूनानिमस वर्डिक्ट है मतलब कि जो पिछला जजमेंट था दैट वाज बाय 3-2, 5 जज वाला शिबू सोरेन में, यहां 7-0 से हुआ है. ऑल द जजेस एग्रीड that bribery or taking money from other parties in order to vote or speak in parliament is a punishable offense. So overruled the 25-year-old majority view of the Supreme Court laid down in the JMM bribery case judgment of 1998 that lawmakers who took bribes were immune from prosecution for corruption if they go ahead and vote for or speak in the house as agreed. चेक कर लो मेरा वॉलेट कहां है, आई डोंट रिमेंबर कहां मैंने रखा है, देख लेना एक बार. ओके, द यूनानिमस वर्डिक्ट, सो ओल्ड मेजोरिटी व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन इन द जेएमएम ब्राइबरी केस. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाई आर यू लाफिंग? सडनली इट केम टू माय माइंड. द लेजिस्लेटर विल फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन whether or not he makes a speech or votes in favor of the bribe giver. So it becomes immaterial मजहर कि आपने वोट दिया है या आपने बोला है किसी के पक्ष में, it doesn't now matter. Now the moment you have accepted money, अब इसका मतलब आपको सजा होगी. Okay, so the offense of bribery is complete. अब एक एक चीज अच्छे से समझ लो कि किसमें, उसमें था कि even if you have taken money, parliamentary proceeding is immune from judicial interference. So judiciary cannot examine your conduct in the house. आपने पैसा लेकर वहां वोट किया या बोला, so that is protected under the parliamentary privileges that was given to you under 105. आपने आप वहां पैसा भी ले लिए, everyone was aware, और आप जैसे वोट कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं वो 100 अंडर आर्टिकल 105 इट इज प्रोटेक्टेड इन पार्लियामेंट, अंडर आर्टिकल 194 इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. सो जुडिशरी वॉन्ट इंटरफेयर इनटू इट. तो पहले समझो उसमें क्या बोला था. केस डील्ट विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 105 क्लाउज 2 एंड 194 क्लाउज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्लीज आप लोग सब लोग, यस राज 194, प्लीज ओपन द बेयर एक्ट, ओपन योर बेयर एक्ट. 105 क्लॉज 2 हम लोग पढ़ेंगे. सो सी व्हाट इट सेज. 105 क्लॉज 2 देखो क्या बोलता क्या है. नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या बोल रहा है समझना एक बार मजर, शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स in any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof, and no person shall be liable in respect of the publication by or under the authority of either house of parliament of any report, paper, votes or proceedings. So क्या बोलता है कि you are not liable for any prosecution फॉर एनी प्रोसीडिंग इन द पार्लियामेंट. आपके पास कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड कराया गया है और बिकॉज ऑफ दैट इम्यूनिटी आप कुछ भी कर रहे हैं, सो इट डजंट मैटर. ओके, सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑन ब्राइबरी चार्जेस फॉर एनी स्पीच और वोट इन द हाउस. आगे समझो. द डिसीजन वॉज टेकन इन अनदर केस रिलेटेड टू ब्राइबरी चार्ज अगेंस्ट एन MLA.
who had relied on Article 194 sub clause 2 for quashing the charge sheet and criminal proceedings. What is the case of PV Narasimha Rao? पहले ये समझ लो कि ये केस क्या था. ओके, फर्स्ट इट रेफर्स टू द 1993 झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस. इस केस में शिबू सोरेन जो थे और सम ऑफ हिज पार्टी एमपीज, जिनको ऐसा एक्यूज किया गया था कि दे टुक ब्राइब, पैसा लिया, टू वोट अगेंस्ट अ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट. उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, लेकिन ही वोटेड अगेंस्ट दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन. सो द सुप्रीम कोर्ट इस केस को क्वेश कर दिया अगेंस्ट द जेएमएम एमपी साइटिंग इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 105 क्लाउज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी विल नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट शिबू सोरेन एंड हिज पार्टीज एमपीज अंडर दिस बिकॉज उनके पास इम्यूनिटी है अंडर आर्टिकल 105 सब क्लाउज 2. ठीक है, आगे देखिए. कमिंग टू नेक्स्ट, आर्टिकल 105 सब क्लाउज 2 एंड आर्टिकल 194 सब क्लाउज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. समझिएगा. नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल, एक एक टर्म समझना है, एक एक टर्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन. क्या फ्रेजोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुआ है, डायरेक्टली यूपीएससी पूछता है. कल यस्टरडे एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि डिप्टी स्पीकर हैज टू बी इलेक्टेड विदिन 6 months आफ्टर द इलेक्शन ऑफ अ स्पीकर ऑफ लोकसभा. तो ये क्वेश्चन कहां से बनता है? बेसिकली यू लुक इन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई फ्रेजोलॉजी है विदिन 6 months? अगर नहीं है सो दैट क्वेश्चन वाज इनकरेक्ट. सिमिलरली एक क्वेश्चन मैंने बोला वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो वहां पे टर्म क्या है? एज सून एज पॉसिबल आफ्टर हिज रेजिग्नेशन और रिमूवल और डेथ द न्यू वाइस प्रेसिडेंट हैज टू बी इलेक्टेड एज सून एज पॉसिबल. सो वो टर्म है. अगर बाय द वे यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वहां पर कोई टाइम देती है सो वो गलत स्टेटमेंट होगा. ओके, कमिंग टू दिस, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू प्रोसीडिंग्स इन any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof, and no person shall be liable in respect of the publication by or under the authority of either house of parliament of any report, paper or proceeding. ये आर्टिकल 105 क्लॉज 2 को मैंने यहां कॉपी किया है. सिंपली जो अभी बताया, सिंपल, कि किसी भी कोर्ट में कोई भी इन एनी कोर्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट, ना ही लोअर कोर्ट. इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड, कुछ भी आपने कहा, किसी तरीके से आपने वोट दिया, इट डजंट मैटर. ठीक है. द पर्पस क्या था इसका? सो दैट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज विदाउट फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज. बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेज के डर का एमपीज कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज. ओके, एम क्या था? टू मेक देम व्हाट? फियरलेस. ओके, बट देन इट वाज बीइंग एक्सप्लॉइटेड. इसका यूज गलत तरीके से किया जाने लगा. हाउ? पहले ये सीखो. आर्टिकल 194 सब क्लॉज 2, नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट shall be liable to any proceedings in any court इन रिस्पेक्ट ऑफ, सेम चीज बोल रहा है बाबू जो यहां पार्लियामेंटेरियन के लिए बोल रहा था, यहां लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के लिए बोला जा रहा है. कोई दिक्कत? यस, म्यूटास म्यूटेंडी. ठीक है, म्यूटास म्यूटेंडी है ये. ठीक है, ओके. वेदी, यस. नो नो, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है. आई विल बी डिस्कसिंग दैट पार्ट ऑल्सो. जब जीएस 2 में करेंगे तो कैसे मानहानि का केस होता है वो भी वेदी मैं डिस्कस करूंगा बाबू. कमिंग टू दिस, यहां से यूपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है. व्हाट आर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? दैट्स द वन थिंग. और इस जजमेंट से व्हाट आर द सेलिएंट फीचर ऑफ दिस जजमेंट, दैट कैन बी आस्क्ड इवन बाय यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. तो पहले समझ लो कि आगे है क्या, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता क्या है.
क्योंकि बताया कि यूपीएससी जीएस में डायरेक्टली दे हैव आस्क्ड व्हाट आर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, सो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। पहले समझो, these are special rights, immunities and exemptions enjoyed by the two houses of parliament, their committees and their members। first thing is कि parliamentary privilege क्या है? special rights, immunities ही ना था वो पिछला, and exemptions enjoyed by two houses of parliament। तीन वर्ड है यहां पे, एक तो है rights, एक है इम्यूनिटी एंड एक है एग्जेम्पशन। तो पहले एक एक चीज समझो। दीज प्रिविलेजेस आर डिफाइंड इन आर्टिकल 105 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड है बट डिफाइंड नहीं है। देखो क्या कहता है 105 सब क्लॉज 3 को पढ़िए एक बार, पढ़ो एक बार क्या है 105 सब क्लॉज 3, रीड इट। In other respect, the powers, privileges and immunities of each house of parliament and of the members and the committees of each house shall be such as may from time to time be defined by parliament by law, and until so defined shall be those of that house and of its members and committees immediately before the coming into force of section 15 of the constitution, 4th अमेंडमेंट एक्ट 1978। बताता हूं इसका मतलब क्या है, पहले ये समझो। दीज प्रिविलेजेस वहां पे डिफाइंड नहीं है, बोला ये जा रहा है कि 44th अमेंडमेंट से पहले जो पावर एंड प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी जो दिया गया था वो रहेगा, और वो क्या पे बेस्ड था मजहर? हाउस ऑफ कॉमन पे। हाउस ऑफ कॉमन यूके का जो पावर ऑफ प्रिविलेजेस दिया हुआ था उसके आधार पे वो बेस्ड था, ठीक है। सो इम्यूनिटीज privileges are nowhere defined in Indian Constitution, ध्यान से रखना है। ये लिखा हुआ है these privileges are defined in in article 105 of the Indian Constitution, so ये लिखा हुआ एक relative term में, that is 105 sub clause 3 में। लेकिन अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि are the parliamentary immunities and privileges defined in Indian Constitution, आंसर वहां पे no हो जाएगा। Are the parliamentary immunities codified in Indian Constitution? आंसर नो होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर इम्यूनिटीज डिफाइंड मैंने इसलिए किया है क्योंकि 105 सब क्लॉज 3 ये बोलता है कि ये जो प्रिविलेज है दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के पहले का जो सिचुएशन था वो स्टेटस को मेंटेन रहेगा, ठीक है। ओके, ऑनलाइन जनता समझ में आ रहा है? Under these privileges, the members of parliament are exempted from any civil liability, but not criminal liability। आप मर्डर करके आप हाउस में आके नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन for any statement made or act done in the course of their duties। आपने कुछ भी स्टेटमेंट दिया, मान लीजिए कि वहां बोल दिया गया कि मीन्स राहुल गांधी पप्पू हैं, अगर ये बोला गया वहां, या अगर मान लीजिए बोल दिया गया कि मोदी जी हिंदू नहीं हैं अंदर पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा, ठीक है। द प्रिविलेजेस आर क्लेम्ड ओनली व्हेन द पर्सन इज अ मेंबर ऑफ द हाउस, लेकिन वो प्रिविलेज उसी को मिलेगा अगर जो मेंबर ऑफ द हाउस। एक ही एक्सेप्शन है, वो कौन है? जो मेंबर नहीं होने के बाद भी जिसके पास 105 का प्रिविलेज है। एनीवन नोज? मजर? ऑनलाइन वेदी, राज, आलम, अजीत, एस्पिरेंट हु? वो तो है ही, मतलब एक तरीके से मान लो उसको। द मोमेंट ही चेयरमैन, अटॉर्नी जनरल। Attorney General enjoys all the power, privileges and immunity of parliamentarians, ठीक है, except हाँ वोट, हाँ except voting, they cannot vote। अरे मेंबर ही नहीं है तो how they can vote? Even vice president cannot vote, okay। as soon
as he or she ends up being a member, that privilege are said to be called off. वो privilege भी खत्म हो जाता है. Coming to next privileges, freedom of a speech in parliament. The freedom of a speech and expression guaranteed to a citizen under Article 19 subclause 1 is different from the freedom of a speech. ये 2 गलत हो गया, 1 है, ठीक है. Subject to provided to a member of parliament. It has been guaranteed under Article 105 of the Constitution. However, freedom is subject to rules and orders that regulate the proceedings of Parliament. Like, yes, Vedi. So, पहले एक बात समझो, ये जो गारंटी है 105 क्लॉज 1 में, तो इनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट दे आर अगेन सब्जेक्टेड टू क्या? रूल ऑफ एंड रेगुलेशन ऑफ पार्लियामेंट. जैसे प्रॉब्लम क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कंडक्ट, उसका डिस्कशन आपको पार्लियामेंट में भी अलाउ नहीं है. दो यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, बट यू कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ किसका? सुप्रीम कोर्ट जज. पढ़ते रहो बाबू, अच्छे से कीजिए, ठीक है अजीत? लिख रहा है, इतना अच्छा से पढ़ा दीजिएगा सर तो हम लोग तो टॉप ही कर जाएंगे. कमिंग टू लिमिटेशंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड सब्जेक्ट टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द पार्लियामेंट एज अंडर आर्टिकल 118 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या लिखा हुआ है? इट शुड बी एंड सब्जेक्ट टू, जो अंडर आर्टिकल 118 में फ्रीडम ऑफ, उनको रूल बनाने का अपना अधिकार है. पहले समझो आर्टिकल 120 में क्या बोलता है, जो अभी बोला कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज. अगर वो ड्यूटीज अपना जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें मेंबर्स जो हैं दे आर नॉट अलाउड टू डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि वो कैसे कर रहे हैं. कोई दिक्कत? द ओनली एक्सेप्शन इज, एक ही एक्सेप्शन है, जब एक मोशन लाया गया है जजेस को रिमूव करने के लिए, तभी आप उनका कंडक्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. अदरवाइज जजेस का कंडक्ट के बारे में यू कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग. ठीक है प्लीज. कमिंग टू नेक्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट. सिविल केसेस में 40 दिन पहले और हाउस के एडजर्नमेंट होने के 40 दिन तक बाद दे हैव अ इम्यूनिटी. आप उनको नहीं पकड़ सकते हैं. अरेस्ट विद इन द पार्लियामेंट, आप अगर पार्लियामेंट के अंदर किसी को अरेस्ट करना चाहते हैं, उसके इसमें पेरीफेरी में, तो उस केस में यू नीड दी हाउस परमिशन. लोकसभा स्पीकर का लेना होगा, उधर राज्यसभा का लेना होगा, चेयरमैन का. इफ द डिटेंशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज मेड, चेयरमैन और स्पीकर को तुरंत ही इंफॉर्म करना होगा. ओके, सो बट अ मेंबर कैन बी अरेस्टेड आउटसाइड द लिमिट ऑफ हाउस ऑन क्रिमिनल चार्जेस. अगर आपने मर्डर किया है, सो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में जब धारा 370 आर्टिकल 370 हटा था, सो फारूक अब्दुल्ला वाज देन व्हाट? एमपी, बट स्टिल ही वाज केप्ट अंडर हाउस अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट. तो उस पे वो रूल अप्लाई नहीं होता है 105 का. ठीक है, सो दे कैन यूज प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट. ओके, नेक्स्ट समझो, द इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, इस्मा. इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट में इट कैन बी यूज्ड. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और एनी सच एक्ट, उसमें उनको अरेस्ट किया जा सकता है. वी डू नॉट नीड परमिशन ऑफ किसका? हाउस के स्पीकर और चेयरमैन और एनीवन एल्स. कोई दिक्कत? नेक्स्ट, व्हाट डिड द टॉप कोर्ट रूल. एक एक चीज यहां पे समझिएगा, एक एक अच्छे से. व्हाट डिड द टॉप कोर्ट रूल, क्या क्या बोला है, टर्म समझिएगा. नो वायलेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ अस्टेयर डिसाइसिस. तो ये टर्म प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. मेंस में जब भी आंसर आएगा तो लिखना है. सबसे पहले समझो अस्टेयर डिसाइसिस का मतलब क्या होता है. इट्स अ फ्रेज दैट मींस, देखो मजहर पहले समझो उसके बाद लिखना. इट्स अ फ्रेज दैट, यहां लिखा हुआ अस्टेयर डिसाइसिस, वेट कर लो. इट्स अ फ्रेज दैट मींस कि जब भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जुडिशरी कोई भी इंटरप्रेट कर रही है, कोई नया केस को रिव्यू कर रही है, पुराने केस को, सो उस समय दे वुड फॉलो द लॉन्ग सेटल्ड लॉ. मतलब पुराना से जो पुराना लॉ जो सेटल्ड है
25 साल हो गया था ना इस केस का, सो उस प्रेसिडेंट को वी नीड टू फॉलो, लॉन्ग सेटल लॉ को फॉलो करना है, अस्टेयर डिसाइडिस। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इस केस में देयर इज नो वायलेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ अस्टेयर डिसाइसिस। सुनो क्या बोलता है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग पिटिशनर ने एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन किया था कि ओवर रूलिंग द लॉन्ग सेटल लॉ इन पीवी नरसिम्हा राव इज इम्पॉसिबल, ये अलाउ नहीं किया जा सकता है ओइंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अस्टेयर डिसाइसिस। टर्म समझ लो, डॉक्ट्रिन ऑफ अस्टेयर डिसाइसिस प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी अगर क्वेश्चन आया तो लिखोगे, यू वुड गेट एन एक्स्ट्रा पॉइंट। अ लीगल प्रिंसिपल दैट ऑब्लिगेट्स जजेस टू एडहेयर टू प्रायर वर्डिक्ट्स व्हाइल रूलिंग ऑन अ सिमिलर केस। बेसिकली अस्टेयर डिसाइसिस का मतलब है कि कोई भी रूलिंग जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दे रही है, सो दे नीड टू एडहेयर टू प्रायर वर्डिक्ट। उसी सिमिलर मामले में कोई वर्डिक्ट आया है तो बेसिकली उस वर्डिक्ट को आपको उस वर्डिक्ट के साथ एडहेयर होना है, उसको वो वैल्यू वहां दिखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है ढंग से समझिए, however such contention was dismissed by observing that doctrine is not an inflexible rule of law। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ अस्टेयर डिसाइसिस है, इट इज नॉट एन इनफ्लेक्सिबल रूल ऑफ लॉ, it can be made flexible in order to suit the contemporary need, and that a larger bench is well within its limit। larger bench के पास पावर है कि they can reconsider a prior decision। अगर कोई प्रायर डिसीजन मान लो गलत हुआ है तो क्या लार्जर बेंच उसको ओवररूल नहीं करेगी? तब तो केशवानंदा भारती केस भी नहीं ओवररूल होना चाहिए था, सॉरी गोलकनाथ केस भी ओवररूल नहीं होना चाहिए था। सो सुप्रीम कोर्ट बोला कि द लार्जर बेंच इज वेल विद इन इट्स राइट टू रिकंसिडर अ प्रायर डिसीजन। ये पहला एस्पेक्ट है, इसको याद रखना है। सेकंड समझिए, लेजिस्लेटिव प्रिविलेज हैव टू कंफर्म टू विद कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स। जो लेजिस्लेटिव प्रिंसिपल है, यू हैव बीन गिवन इम्यूनिटी एंड प्रिविलेजेस। इम्यूनिटी क्यों दिया गया था? सो दैट लेजिस्लेचर्स पार्लियामेंट कैन फंक्शन स्मूथली। लेकिन इस कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा है? संविधान। संविधान इज कॉल्ड एज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। दस एक पर्टिकुलर केस में अगर आप प्रिविलेज कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से कितना ज्यादा एमिनेबल है उसको ध्यान रखा जाएगा। अल्टीमेटली हमारा फोकस कहां होगा? कॉन्स्टिट्यूशन पे। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को वो सर्व कर रहा है कि नहीं। आपको इम्यूनिटी दिया गया है क्या पैसा लेने के लिए? सो नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट बोलता है इट डज नॉट फुलफिल टू फोल्ड टेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी फ्रॉम ब्राइबरी चार्ज डज नॉट फुलफिल टू फोल्ड टेस्ट। तो पहले टू फोल्ड टेस्ट को समझो क्या है। टू फोल्ड टेस्ट पहले समझिए क्या है, एक एक चीज समझिएगा। पहला, जो प्रिविलेज है क्लेम्ड हैज टू बी टेथर्ड टू द कलेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। जो प्रिविलेज आपने क्लेम किया है वो प्रिविलेज जो है वो होना क्या चाहिए? ताकि कलेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस जो है उसका जो गोल है, एम जो है, वो वायलेट नहीं हो। ठीक है। सो बेसिकली कलेक्टिव जो हाउस है पूरा का पूरा हाउस स्मूथली फंक्शन करना चाहिए। सो पहला चीज ये है। सेकेंड, its necessity must bear a functional relationship to the discharge of the essential duties of a legislator। Its necessity must bear a functional relationship to the discharge of essential duty। legislator का क्या है? पैसा लेना, नहीं ना। सो वही बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट। ओके चंदन, समझो बाबू, ठीक है। अगर मैं समझा रहा हूं अच्छा समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि सर आपका समझाने का तरीका बड़ा सरल है। ओके, सो असर्शन ऑफ एनी सच प्रिविलेज विल बी गवर्न्ड बाय अ टू फोल्ड टेस्ट। पहला कि जो प्रिविलेज आप क्लेम कर रहे हैं वो इज इट स्मूथनिंग द कलेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस और नॉट, दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरा, नेसेसिटी जो है इट मस्ट बियर अ फंक्शनल रिलेशनशिप टू द डिस्चार्ज। आपका जो इसेंशियल ड्यूटीज है, जो आपको इसेंशियल ड्यूटीज दिया गया है बीइंग अ लेजिस्लेटर, तो कहीं आपका जो प्रिविलेज है उसका
फंक्शनल रिलेशनशिप उस इसेंशियल ड्यूटीज के साथ कैसे है? ब्राइब, इज इट अ फंक्शनल, इज इट एन इसेंशियल ड्यूटी? इज इट अफेक्टिंग द डिस्चार्ज ऑफ इसेंशियल ड्यूटीज और नॉट? यस, ब्राइब अफेक्ट ना। सो वही सुप्रीम कोर्ट बोलता है, अकॉर्डिंगली इट वाज हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन on a charge of bribery in connection with a vote or a speech in the legislature fulfills such a test. So a two-fold test को दो important term बताया, one is doctrine of stare decisis, second is two-fold test. Bribery not immune just because it is not essential to the way a vote is cast. मान लो आप ये कल बोलते हैं कि I have immunity because हो सकता है मुझे पैसा मिला हो बट आई हैव नॉट वोटेड, तो सुप्रीम कोर्ट देखो क्या बोलता है, इट इज नॉट रेंडर्ड इम्यून अंडर आर्टिकल 105 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग बिकॉज अ मेंबर इंगेजिंग इन ब्राइबरी कमिट्स अ क्राइम विच इज नॉट इसेंशियल टू द कास्टिंग ऑफ द वोट और एबिलिटी टू डिसाइड ऑन द वोट हाउ इट शुड बी कास्ट। देखो क्या बोल रहा है कि ब्राइबरी कमिट्स अ क्राइम, जरूरी नहीं है कि आपने वोट किस तरीके से दिया है, हाउ यू हैव वोटेड, it doesn't matter, it becomes immaterial. The same principle applies to bribery in connection with a speech in the house. आपने कैसे स्पीच दिया है, it doesn't matter now. So वही next है, office of bribery complete the moment illegal gratification is taken. जैसे ही आपने पैसा लिया, इसका मतलब you have committed the offense of bribery. आपने bribery किया है, you have committed offense of bribery. अब कैसे वोट दिया? मजहर ने मेरे से पैसे ले लिए और मजहर बोला मैंने तो दीपक के पार्टी को वोट किया ही नहीं है। अवनीश ने पैसे ले लिए और वो बोला कि मैंने तो किया नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट से इट बिकम्स इमैटेरियल, आपने वोट कैसे किया है इट डजंट मैटर, ठीक है, कोई मतलब नहीं है उससे। सो इक्वली द प्लेस वेयर, कहां आपने पैसा लिया, क्या आपने पैसा हाउस के अंदर लिया या बाहर लिया, इट डजंट मैटर, पैसा लिया दैट मैटर्स, डन। एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, कोर्ट्स एंड हाउस कैन एक्सरसाइज पैरेलल ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वहां पर जो वकील थे वो बोले कि ये डायरेक्टली इम्यूनिटीज का केस है, सो इसमें सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट इंटरफियर। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि नो, सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरफेयर एंड बोथ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाउस बोथ कैन एक्सरसाइज पैरेलल ज्यूरिसडिक्शन। समझो क्या बोल रहा है, द कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन बिकॉज इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस ना, and the authority of the house to take action for a breach of discipline operate in distinct sphere. सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि कोर्ट का जो पावर है टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल एक्टिविटी एंड हाउस का जो अथॉरिटी है टू टेक एक्शन फॉर अ ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन, दोनों अपने अपने डिस्टिंक्ट स्फीयर में ऑपरेट होता है। दोनों एक दूसरे को एक तरीके से, दोनों एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे के पूरक हैं। In fact, they support each other. So, thus judicial proceeding cannot be excluded merely because bribery charges can also be treated by the house as contempt or a breach of its privilege. तो क्योंकि bribery charges को contempt of the house के रूप में treat किया जाए या breach of its privilege के रूप में treat किया जाए, so इसका ये मतलब नहीं है Supreme Court cannot exercise its, can treat it as a criminal offense. दोनों का अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन है एंड दे कैन एक्सरसाइज देयर ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट समझो, करप्शन बाय लेजिस्लेटर्स इरोड द फाउंडेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। जब लेजिस्लेटर जो है कोई करप्शन करता है, सो बेसिकली दे इरोड द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। करप्शन एंड ब्राइबरी ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर इरोड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। It is destructive of the aspirational and deliberative ideals of the constitution and creates a polity which deprives citizen of a responsible. So basically ये बोल क्या रहे हैं कि डेमोक्रेसी का जो फाउंडेशन है that is based upon faith on the legislator, और जब आप पैसा ले रहे हो as a legislator in order to vote for someone, so basically you erode the foundations of democracy. तो इसको रोकना है, ठीक है, इट शुड नॉट हैपन। कमिंग टू नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस अप्लाई इक्वली टू राज्यसभा इलेक्शन।
अभी 2 दिन पहले अगर आपने मेरा करंट अफेयर लेक्चर को देखा होगा, सो आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कुलदीप नायर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, जहां मैं मजहर, अगर आपको याद होगा, बताया था कि राज्यसभा इलेक्शन जब होता है, सो दैट इज नॉट कॉल्ड एज प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, बिकॉज इट्स जस्ट एन इलेक्शन, सो उसको प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस के रूप में ट्रीट नहीं करते हैं। दैट इज वाई वहां पे अगर लेजिस्लेटर दूसरे पार्टी को भी वोट कर रहे हैं, सो वहां पे व्हिप आपको इश्यू नहीं करना है। दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड। लेकिन अब देखो क्या इंटरेस्टिंग हो गया है, इस बात को समझिएगा। जो मामला बिहार में हुआ, जो मामला सॉरी यूपी में हुआ, बिहार में नहीं, यूपी में हुआ, हिमाचल में हुआ और तमिलनाडु में हुआ, सॉरी कर्नाटका में हुआ, अब वो मामला को एक नया मोड़ मिल गया है। पूछो क्यों? सुप्रीम कोर्ट कुलदीप नायर केस में बोला कि वोटिंग जो अंदर होगा राज्यसभा इलेक्शन के लिए, उसमें व्हिप इशू नहीं करना है, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में उसको बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राज्यसभा इलेक्शन इज ऑल्सो शैल बी ट्रीटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, तो दो डिफेक्टर्स जिन्होंने वोट किया, वहां हिमाचल में कांग्रेस वाले ने बीजेपी को किया, यहां समाजवादी पार्टी वाले ने बीजेपी को किया यूपी में, एंड कर्नाटका में कांग्रेस वाले ने बीजेपी वाले ने कांग्रेस को किया। तो अब उनका केस इंटरेस्टिंग बनेगा। हो सकता है कि नाउ दे कैन अट्रैक्ट दी एंटी डिफेक्शन लॉ। अब उनके ऊपर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ओवररूल करे और उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ को लगाया जा सकता है। ठीक है, तो पहले समझो। द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द प्रिंसिपल इनंसिएटेड बाय द वर्डिक्ट regarding legislative privilege will apply equally to elections to the Rajya Sabha and to appoint the president and vice president. First thing. Second, देखो, accordingly it overruled the observation in कुलदीप नायर केस। परसों या तरसों का आप लोगों ने अगर याद आपको होगा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था स्लाइड्स में, वाई क्रॉस वोटिंग इन राज्यसभा, कुछ याद है? तो वहां पे दो केस मैंने डिस्कस किया था, एक कुलदीप नायर, दूसरा केस वाज रवि नायक। याद है कुछ मजहर? सो कुलदीप नायर केस में इलेक्शंस टू द राज्यसभा आर नॉट प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस लेजिस्लेचर, ये पहले बोला गया था, अब इसको ओवररूल कर दिया गया है। इट हैज बीन ओवररूल्ड। ठीक है, सो इसको याद रखना है, प्री के लिए ऑटोमेटिकली ये इंपॉर्टेंट बन गया है ये पॉइंट। ठीक है,